महिला अपराध के मामले में देश के राज्यों में यूपी कहां खड़ा है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट क्या बताती है, आइए नजर डालते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों में महिला अपराध को लेकर स्थिति क्या है और यूपी का नंबर कहां आता है। यानी महिला अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश कहां ठहरता है, क्या उत्तर प्रदेश के शासन में सुधार हुआ है, आइए देखते हैं। सबसे पहला नंबर मध्य प्रदेश का आता है। मध्य प्रदेश में कुल मामले 2021 में 6459 दर्ज किए गए। दुष्कर्म के मामले 2947, नाबालिग से दुष्कर्म के मामले 3512। इसके बाद राजस्थान का नंबर आता है। कुल मामले 6337 है। दुष्कर्म के मामले 4885 है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले 1452 है। महाराष्ट्र में कुल मामले 5954 है। दुष्कर्म के मामले 2496 है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले 3458 दर्ज किए गए। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश का नंबर, जहां कुल मामले 5592 थे। दुष्कर्म के मामले 2845 दर्ज किए गए और नाबालिग से दुष्कर्म के मामले 2747 दर्ज किए गए। अगर यूपी महिलाओं के खिलाफ अपराध में नीचे आया है, यहां पर शासन में सुधार हुआ है, तो इसमें बड़ी भागीदारी योगी सरकार की है, कामयाबी योगी सरकार की है। 2014 से 2021 तक को आंकड़ों का डेटा बताते हैं कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आई है। 2014 में जहां सबसे ज्यादा महिला अपराध दर्ज हुए थे, इस दशक में इनकी संख्या थी 33,906 मामले। इसके बाद 2020 में 23,722 मामले दर्ज हुए, सबसे कम। वहीं 2021 में महिला अपराध के मामले में एक बार फिर से यूपी में बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसमें कि ये जो आंकड़े हैं ये काफी ऊपर तक चले गए। इनमें अगर मानसिक शोषण के मामले को देखेंगे तो सबसे ज्यादा 11,000 से ऊपर मामले हैं, जबकि घरेलू हिंसा की बात करेंगे तो 6,633 मामले दर्ज हुए। ये सारे आंकड़े जो हैं वो एनसीडब्ल्यू के हैं, नेशनल वुमेन कमीशन के हैं। ये जो आंकड़े हम इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। वैसे तो योगी सरकार लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है ताकि देश के सबसे बड़े सूबे में कानून व्यवस्था की हालत सुधर सके, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो देश को शर्मसार कर जाती हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। किस तरह से एक्शन लिया है वो एक्शन भी आपको बताते हैं। 2017 के बाद से आंकड़े हमारे सामने आए। यूपी में 2017 के बाद से, जब से योगी सरकार बनी, तब से 186 लोगों का एनकाउंटर किया गया, यानी कि हर 15 दिन में यूपी पुलिस ने एक अपराधी को ढेर किया। वहीं 2017 के बाद अब तक 5046 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है, यानी हर 15 दिन में करीब 30 से ज्यादा अपराधियों को गोली मारी गई और उसको धर दबोचा गया। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा उत्तर प्रदेश की सरकार करती है, तो फिर इसका असर कम क्यों दिख रहा है? क्यों शोहदों की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि राह चलते किसी लड़की का वो दुपट्टा खींच लेते हैं? हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए, डिबेट करने के लिए एसएन सिंह प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए, स्वागत है आपका। प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, आपका भी स्वागत है। इंद्रजीत सिंह टीटू हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता आरएलडी के, आपका स्वागत है। फखरुल हसन चांद हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का, आपका स्वागत है। और सौरभ दुबे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक बस थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले सवाल मैं शुरू कर रहा हूं एसएन सिंह जी आपसे। उत्तर प्रदेश में जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार को 6 साल हो गए, होने वाले हैं, 6 साल से ज्यादा हो गए, वहां पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने काम किया है, लेकिन इतनी हिम्मत अपराधियों में, मनचलों में कैसे आ गई कि राह चलते साइकिल पर एक लड़की जा रही थी, स्कूल से लौट रही थी, उसका दुपट्टा खींच लिया? देखिए, दुनिया के सभी समाजों में जहां समाज है वो कम बेसी अपराध होता है। सरकार की नियति पे तब सवाल उठता है जब पूर्ववत की सरकारें अपराधियों के साथ खड़ी हो जाती हैं, और अपराध पर सवाल तब नहीं उठता है जब वर्तमान की सरकार ऐसे अपराधियों पर बिना भेदभाव के कार्रवाई करती है। आपकी रिपोर्ट अभी दिखा रही है कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है 10,000 से अधिक मुठभेड़ हो रहे हैं, जिसमें 183-186 लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। 65,000 लोगों पे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो रही है बिना भेदभाव देके। तो निश्चित तौर पे ऐसी पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो जनता की सरकार है, जो महिलाओं पे कोई भी अत्याचार करता है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में बुलंदशहर में जो कालिया दुष्कर्म किया था, उसको भी नेस्तनाबूद करने का कार्य उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार करती है। वर्तमान सरकार इस बात को लेकर नहीं चलती है कि जैसे मऊ में
अगर मुख्तार अंसारी किसी को मारता है तो लोग कहते हैं कि भैया वो किसको मारा, तो वहां धर्म देखा जाता है कि वो हिंदू, और यानी एक अपराधी जो अपराध करता है वो किसी जाति धर्म का होता है, आप देखे होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। आदित्य राणा का इनकाउंटर होता है तो मनोज भाटी का भी होता है, मनीष सिंह का होता है तो विनोद सिंह का भी होता है, मोती सिंह का होता है तो हमजा का भी होता है, काफिला का होता है तो विकास दुबे का भी होता है। बहुत सारे ऐसे लोगों के इनकाउंटर होते हैं, लगभग 65,000 ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है, जो गोरखपुर के भी होते हैं, जो बनारस के भी होते हैं, जो देवरिया के भी होते हैं, जो मुजफ्फरनगर के भी होते हैं, जो मेरठ के भी होते हैं। और इसी नाते 2017 से 22 में जब हम जाते हैं जनता के बीच में, तो जनता हमारे बुलडोजर को भी पसंद करती है। ठीक है, जनता हमारे कार्रवाई को भी पसंद करती है। एसएन सिंह जी, आपने अपनी सरकार की तारीफ की, मैंने भी कुछ आंकड़े आपके सामने रखे जी। 5 साल का रिपोर्ट कार्ड है। एसएन सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? आपने बहुत सारे आंकड़े सामने रखे, मैंने भी आंकड़े रखे, आपने बहुत सारे नाम गिनवाए। मैं आपके पास वापस लौटूंगा। आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम चल रहा है, लेकिन अंबेडकर नगर में जो तस्वीर सामने आई वो किसी भी समाज में अस्वीकार्य है। उसकी निंदा, भर्त्सना, उसके कड़े शब्दों में आलोचना, उसकी मजम्मत करना, उसके लिए शब्द नहीं हो सकते हैं, जिस तरह की करतूत, जिस तरह की हरकत की गई। लेकिन इसमें एक जो पेच वाली बात सामने आई एसएन सिंह जी, वो ये आई कि उनके परिवार वालों का कहना था कि ये काफी वक्त से उस लड़की को परेशान कर रहे थे। उस इलाके में कुछ और मामले भी ऐसे हैं, तो ये मामला अभी तक संज्ञान में क्यों नहीं आया? क्यों जीरो टॉलरेंस वाले प्रदेश में ये मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा, या पुलिस इस मामले तक नहीं पहुंच पाई? जब मनचले उस इलाके में फ्री और खुलेआम घूम रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी, एसएन सिंह जी? नहीं, देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कहा, और मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम ओहदे पे बैठे लोग कोई गलती नहीं की, लेकिन गलती किए तो 87 लोग जेल में हैं, ओहदे पे बैठे लोग जेल में हैं। कल देवरिया में आप देखे होंगे, जिला अधिकारी महोदय सबके सामने एक जेई को जेल भेज देते हैं। पिछले महीने आप देखे होंगे पीडब्ल्यूडी के 16 लोगों को टर्मिनेट कर देने का कार्य किया जाता है। लेकिन मैं बताऊंगा, यही दूसरी सरकारों में हमारे में अंतर होता है। आज जो कार्रवाई हो रही है मुजफ्फरनगर के दंगे का क्या कारण था? उसमें पीड़ित परिवार बार बार कह रहा था कि कुछ मनचले प्रतिदिन एक पुलिया पर बैठ के वो लड़की को छेड़ते हैं, लेकिन वो नहीं सुने और हो गया। हमारी सरकार में जैसे ही इस कल घटना को अंजाम दे रहे हैं, तुरंत उनकी गिरफ्तारी होती है, और जब वो कानून को तोड़कर, कानून को हाथ में लेकर, राइफल लेकर भागने का कार्य करते हैं, तो बिना भेदभाव देखे हम उन पर कार्रवाई करते हैं। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? एक जिला अधिकारी कहता है, एक कप्तान कहता है कि ऊपर से फोन आया था कि एक धर्म को पकड़िए, एक धर्म को छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चुनौती देकर कहता हूं, कोई ये नहीं कह सकता कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कहते हो कि फला को छोड़ दीजिए और फला को पकड़िए। जो अपराधी है वो अपराधी है, उस अपराधी की कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई वर्ग नहीं। जब हम पारदर्शिता से कार्रवाई करते हैं, तब जनता हमको चुनती है, जनता हम पर विश्वास करती है, योगी आदित्यनाथ जी पे विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करती है। इस नाते मैं जिम्मेदारी से आपके चैनल पर कहता हूं, आपके नाते जो संज्ञान में आया, अगर पहले उस परिवार के लोगों ने जो कुछ भी कहा होगा, अगर उसमें भी कोई दोषी होगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। आप देखे होंगे इसके पहले की जितने भी कालखंड में सरकारें थी, वो किस तरह से किसी को जेड वाई श्रेणी सुरक्षा देती थी, किसी को विधायक और सांसद बनाने का कार्य किया जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराध को, अब मैं इस डिबेट को ले जाता हूं। ठीक है, आप जिस तरफ विचारा कर रहे हैं, मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं और उसी तरफ से क्वेश्चन लेकर फिर आगे बढ़ता हूं। मेरा सवाल यह है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद से, कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गुप्ता से, सौरभ दुबे से, आरएलडी के नेता हमारे इंद्रजीत सिंह जी से, ये जो अपराधी उत्तर प्रदेश में अपराध, संगठित अपराध जो देखने को मिला, और जिस तरह से ये प्रफुल्लित हुए, फले फूले, पूर्व की सरकारों का कितना योगदान है? फखरुल हसन जी। नहीं, अगर आपका सवाल ये क्यों नहीं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे आप मैं वही पूछ रहा हूं। मेरा सवाल पहला दोनों सवाल मौजूदा सरकार से था। नहीं, लेकिन बोया पेड़ बबूल का, तो फिर आम उसमें फलेगा। देखिए, आप लोगों की इन्हीं वजहों से 14 एंकर्स को जो है ब्लैक लिस्टेड किया गया है। आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, आप सरकार। अच्छा, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, और आप कर रहे हैं थ्रेट कि 14 एंकर बैन हो गए।
आपको आपको अगर भारतीय जनता पार्टी को समय दिया है आपने बोलने के लिए, हाँ। उनका पक्ष रखने के लिए, हाँ। तो जो आंकड़े उन्होंने पेश किए, जो भाषण उन्होंने दिया है, उस पर जवाब हमें देना है, क्योंकि हम विपक्ष में, हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाद हम आपके सवाल का जवाब भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद थे, उनके सपुत्र किस तरीके से किसानों पर गाड़ी चलाते हैं, माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद उन पर कार्रवाई होती है। एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उनके खिलाफ महिला पहलवान बैठती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन पर कार्रवाई होती है। एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, मंत्री है, वो लखनऊ से आते हैं, उनके घर में हत्या हो जाती है। एक भारतीय जनता पार्टी के कन्नौज से सांसद है, वो अपराधियों को थाने से छुड़ा ले जाते हैं। अब मैं आ जाता हूँ उत्तर महिलाओं की बात पे, महिला के मुद्दों पे। लखनऊ के गोमती नगर थाना में एक महिला के साथ बलात्कार होता है, उसको गाड़ी के अंदर घुमाते रहते हैं। बाद में वो महिला जब गोमती नगर थाने जाती है, उसका मुकदमा नहीं लिखा जाता। ये इनके आंकड़े हैं, जो आपने आंकड़ों की बात की। दूसरी बात मैं बता देता हूं, लखनऊ के ही पीजीआई थाना क्षेत्र में अभी 10 दिन 15 दिन पहले एक छात्रा वो अपने घर से जा रही थी, उसके साथ किस बेरहमी से उसके साथ दरिंदगी हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बताती है। एक अयोध्या से ट्रेन आ रही थी, किस तरीके से एक महिला सिपाही के साथ दरिंदगी होती है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बताती है। लखनऊ के ही बीकेटी थाना क्षेत्र में एक महिला गायब हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी उस पर बात नहीं करना चाहती। थाने में बलात्कार हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती। लखनऊ राजधानी है, यहाँ एक हमारी बहन वो अपने गेट पे स्कूटी खड़ी कर रही, नहीं अभी ठीक नहीं है, अभी मैं जवाब दे रहा हूँ, अभी सुन लीजिए। थानों में बलात्कार हो रहे हैं, गेट पे चैन स्नैचिंग हो जा रही है, कट्टा लगा के छीना लेके जा रहे हैं। आप आगरा में चले जाइए तो अपने घर के अंदर पौधों को पेड़ पे पानी डाल ली एक महिला, उसकी चैन अंदर गेट के अंदर घुस के कट्टा लगा के छीन ली जाती है। और महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। बलात्कारियों की सजा माफ कर रहे हैं, बलात्कारियों को पैरोल पे छोड़ रहे हैं। एक भाई फखरुल हसन जी, हाँ पूछिए फखरुल हसन जी, गिना दूं? मैं ये जानना चाहता हूं, मैं एसएन सिंह जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं ये जानना चाहता हूं, आपने कहा आप विपक्ष की आवाज उठाते हैं। एसएन सिंह जी रुक जाइए, एक सेकंड प्लीज, मैं आ रहा हूं आपके पास, मुझे एक सेकंड, एसएन सिंह जी मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं आ रहा हूं, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। फखरुल हसन जी एक बात बता दीजिए कि महिला अपराध को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अगर आपकी पार्टी इतनी चिंतित है, तो बीते कुछ दिनों में जितने अपराध आप गिनाए हैं, इनको लेकर आपकी पार्टी की भूमिका एज एन विपक्ष क्या रही? आपने कौन से सीरियस मेजर लिए? आपने सरकार के ऊपर कितने बार सवाल उठाए, कितने बार विरोध प्रदर्शन किया, कितनी रैलियां निकाली, कितनी बार महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया, कितने बार सदन का घेराव किया, कितनी बार विधानसभा पहुंचे, कितनी बार आपने महिला सुरक्षा के मामले पर योगी आदित्यनाथ को खत लिखने का काम किया, या फिर उनके सरकार पर सवाल उठाकर लखनऊ में धरना प्रदर्शन देने का काम किया? मुझे एक जितने सवाल आपने पूछे, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे उठाए और आपने हमारी भूमिका को बताया। धन्यवाद आपका कि आपने भारतीय जनता पार्टी पे महिला सुरक्षा को लेके इतने सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी ने समय समय पे गवर्नर को ज्ञापन दिया है, समय समय पे महिलाओं की सुरक्षा को लेके धरना प्रदर्शन किया, वो रिकॉर्ड पे, वो आप देख सकते हैं। हम जो विपक्ष में हैं, हम अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। आपका धन्यवाद कि आपने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया। ठीक है, हमारे साथ प्रियंका जी है। प्रियंका जी आपका कमेंट चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी, एसएन सिंह जी मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और प्रधानमंत्री ने भी महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें की, पर हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ट्रेन के अंदर महिला पुलिसकर्मी के साथ रेप हो जाता है। ये उत्तर प्रदेश है जो बता रहे हैं। सरेआम साइकिल से जा रही बच्ची का दुपट्टा खींचा जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। आप उसके पिताजी की बात सुनेंगे, उसके पिताजी क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो है, मैं वर्बली कितनी बार इसकी कंप्लेन कर चुका हूं, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, और वो सौदे वहां पर टहलते रहते हैं। ये है हकीकत उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली की, और इसमें इनका दोष नहीं है। ये तो पूरे इनके नेताओं से ही बच्चियों को बचाना है। आप देखिए कि मणिपुर की जो घटना हुई, वो शर्मसार करने वाली पूरी देश की घटना है, जिस पर ना इनकी कोई महिला नेत्री बोलती है, ना प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, ना मुख्यमंत्री जी बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी चुप्पी साफ साफ ये साबित करती है कि इस तरह से ये अपराधियों को बोलने में भी नहीं, अपराधियों की बोलने की बात होती है वो भी नहीं,
उन माताओं को आप माताएं नहीं मानती हैं। पश्चिम बंगाल में जिनकी आबरू लूट ली जाती है, बिहार में जो आपके गठबंधन के लोग आबरू लूट लेते हैं, आप राजस्थान तो नजदीक है, राजस्थान तो नजदीक है बहन जी, राजस्थान जाइए तो राजस्थान की बहनों पे आप नहीं बोलेंगी तो क्या राजस्थान में चैनल नहीं देखा जाता है? राजस्थान की बहनें क्या सोच रही होंगी हमारी एक बहन चैनल पर बैठ के और हमारी आवाज नहीं बन रही है। आप राजस्थान की बहनों की भी तो आवाज बनिए, आप बताइए, आप राजस्थान की बहनों की आवाज क्यों नहीं बन रही है? एसएन सिंह जी इधर भाई राजस्थान इधर उधर का हो गया, अब राजस्थान आपका नहीं है, राजस्थान में आपको नहीं जाना। दो शब्द राजस्थान के लिए, दो शब्द 36 टुकड़े के लिए, दो शब्द ब्रजभूषण आपके नेता है, आपकी पार्टी के नेता है, और उसके बाद उनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट गई हैं, आप सुप्रीम कोर्ट गई हैं, कोई मैटर कोर्ट में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कहता है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, आपके मंत्री कहते हैं मर्दों का प्रदेश है। मतलब कांग्रेस के नेता ऐसे मर्द हो गए जो बहनों का आबरू लूटेंगे। अरे बहन जी शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस के लोग ऐसे मर्द हो गए कि बहनों का इज्जत लूट लेंगे, बहनों का आबरू लूट लेंगे। राजस्थान का मंत्री कहता है, कुलदीप सिंह संगर कौन है? भारतीय जनता पार्टी का नेता। राजस्थान का मंत्री कहता है कि हम मर्द हैं, ये मर्दों का प्रदेश है, यहाँ बहनों की कोई इज्जत नहीं है। जिनको आप कैसी कैसी बातें करती हैं, ये वो नगीने आपकी पार्टी के, और उसके बाद भी आप यहाँ बैठकर महिलाओं पर बातें करते, महिलाओं पे भाषणबाजी करते। कम से कम अपने गिरफ्तार में तो देखिए, राष्ट्रीय युवा का की जो महिला अध्यक्ष थी उन्होंने आरोप लगाया, नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस युवा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया दुष्कर्म का, लेकिन जू नहीं रहेगा। यही तो कहा जा रहा है। बहुत अच्छा डिबेट हो रहा है, तो आप चर्चा सब जगह की करेंगी ना बहन, सेलेक्ट कैसे करेंगी कि राजस्थान की बहनों को आप हटा देंगी? राजस्थान की बहन आपकी बहन नहीं है, मणिपुर की बहनों के साथ जो हुआ पूरा देश खड़ा हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल की बहनों के साथ एक एक करके हो रहा है। मैं बीच में आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा क्योंकि देखिए बात एक एक प्रदेश की नहीं हो रही है। इंद्रजीत सिंह जी एक सेकंड, प्रियंका जी ठीक है, बात किसी प्रदेश की नहीं हो रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बेटी के ऊपर आंच आती है तो तकलीफ केरल की बेटी को भी होती है, अगर जम्मू कश्मीर की बेटी पर आंच आती है तो तकलीफ अहमदाबाद में बैठी एक बेटी को भी होती है, मुझे भी होती है, हर तरफ हर लोग को, 140 करोड़ भारतीय को होती है। तो बेटी की सुरक्षा को राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के हिसाब से ना तोले प्लीज, मेरी ये रिक्वेस्ट है। इंद्रजीत सिंह से बातचीत करना चाहूंगा, काफी देर से इंतजार करें, उसके बाद सौरभ जी मैं आपके पास आ रहा हूं। इंद्रजीत जी, आखिर ऐसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर बार बार राजनीति क्यों? मौका दीजिए, आपने सबसे लास्ट में मौका दिया है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पैनल पे बैठे हुए सभी साथियों से कि बीच में इंटरप्ट ना करें, क्योंकि जिस लिए डिबेट हो रही है वो डिबेट का मजा फिर खराब हो जाता है। आप ये देखिए कि सिंह साहब ने जितनी देर से बोलना चालू करा है वो उनकी थूक भी सूख गई है, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि जो हुआ ये गलत हुआ और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बलडोजर चला देना या पैर में गोली मार देना, क्या ये सजा देने का सही तरीका है? आप कोई आदमी गलती करता है, आप उसको बेइज्जत इतना करिए कि परिवार शर्मदार हो जाए, उसको जूतों का हाथ डाल के पूरे शहर में घुमाइए, उस गली में घुमाइए, उस रोड पे घुमाइए जहां उसने हादसा करा है। जो नाजीर बने आने वाला बच्चा कोई इस तरीके की हरकत ना करे, उसका परिवार का कौन से संविधान में लिखा है कि हम जूते पहना के घुमा सकते हैं? दूसरी बात ये कि आपने बुलडोजर से मकान तोड़ दिया, उस एक अपराध बच्चा करता है तो क्या सजा उसके पूरे परिवार को, उसके पूरे कुनबे को मिलनी चाहिए? मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप गृह सचिव गृह का भी जो कार्यभार आप संभाल रहे हैं, यूपी के अंदर अगर अपराध को आप रोकना चाहते हैं तो आप जो केंद्रीय मंत्री, केंद्र का जो स्टेट का प्रभार होता है वो किसी मेरी महिला बहन को सौंपे, जो उनको पता लगे कि महिलाओं के साथ अपराध कैसे रोका जाएगा। लेकिन इंद्रजीत जी, पैर पे गोली मार देना, इंद्रजीत जी, अगर कोई अपराधी तरीका नहीं बकौल पुलिस, इंद्रजीत जी बकौल पुलिस, अगर कोई अपराधी, जो पुलिस ने बयान दिया इस मामले में, कोई राइफल छीन के भागे तो फिर उसको कैसे उसको टैकल करे? क्या उसके बाद फूल लेके जाए
कि भाई आप राइफल मत चलाना, ये लीजिए मेरी तरफ से गुलाब का फूल। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एनकाउंटर आप करते रहिए जब तक आप किसी की दहशत, मैं आपको बताऊं, कहावत है, मारना और उलारना, उलारना ज्यादा काम करता है, मारना ज्यादा काम नहीं करता। जब तक दहशत नहीं होगी, दहशत, इनकाउंटर आप जानते हैं क्या होता है? इनकाउंटर जानते हैं क्या होता है? सभी इनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच होती है। वर्दी में खौफ होता है। आप कैसी छोटी छोटी बात कर रहे हैं, संविधान के विरोधी बात कर रहे हैं। अरे एक मिनट चुप रहिए आप, जूतों का माला पहनाइए, उनके मुंह को रंगने का कार्य करिए। अरे मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा हूँ, आप जो बोल रहे थे बाकी लोग सुन रहे थे ना, जब मैं बोल रहा हूँ आप सुनने की हिम्मत नहीं है आपके अंदर। पारदर्शिता से आप बात, आपकी हिम्मत नहीं है बात इंटरव्यू को। संविधान में हम बात कर रहे हैं कि अपराध रुके कैसे। किसी को हम ये जूता चाह रहे पहनाइए हैं कि अब किसी की अरे बहन, किसी की बेटी हो, बहन बेटी है, सबकी शादी होती है। क्या हमारी डिबेट का 10,000 इनकाउंटर हुए कि अपराध रुके कैसे। इनकाउंटर में 183 हमें आप उसमें कपड़े नहीं फाड़ने हैं। जब आप हमारी चर्चा का विषय है कि अपराध कैसे रुकना चाहिए, उस पर चर्चा करना नहीं चाहते। आप अपनी गलती को सुनने को राजी फायरिंग नहीं, करेंगे आप तो बहस जवाबी करते फायरिंग होगी। हैं, दूसरा आदमी बोलता है, जानकारी बीच में बोलते हैं, जानकारी लेके सुनने की आदत नहीं है। नहीं, लेकिन इंद्रजीत जी आप बताइए ना कि फिर महिला अपराध कैसे रुकेगा? झूठी बात नहीं ना, आपने नहीं, सुझाव महिला अपराध के लिए पक्ष विपक्ष सबने एक साथ आना होगा ना। आप आज एनकाउंटर पर क्वेश्चन कर रहे हैं, कल फिर कोई और क्वेश्चन करेगा। हालांकि बीजेपी की सरकार ये लगातार कहती है कि सबका मजिस्ट्रियल जांच होती है और सब पर बाकायदा इंक्वायरी कमीशन बैठती है। जी बोलिए। मैं बताता हूं आपको, देखिए मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं आपसे। क्या है, जब थाने कोई आदमी रिपोर्ट कराने जाता है कि मेरी बच्ची नहीं मिल रही है या मेरी बच्ची के साथ कोई दिक्कत है, तो वहां से बैठा हुआ अधिकारी ये कहता है आपने पहले अपनी बच्ची को संभाल के क्यों नहीं रखा, आपकी बच्ची कितने बजे कहाँ जा रही है, कितने बजे आ रही है, आपने पहले क्यों नहीं देखा, अब आप पुलिस के पास आ गए। इस तरीके के हादसे मेरे सामने बैठे हुए हैं, जब अधिकारी ने परिवार को हड़का के डांट के भेजा है। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, हमारा डिबेट का और आपके डिबेट का विषय यह है कि हम बैठ के मंथन करें किस तरीके से माताओं बहनों के ऊपर, किसी तरीके हमारी बेटियों के ऊपर। सर आप मंथन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर राज्य के सीएम ने कह दिया है कि अपराधियों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। अब योगी आदित्यनाथ को वो बयान भी सुनवा देते हैं, उसके बाद सौरभ जी आपके पास आ रहा हूं, डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि अगर इस राज्य में महिलाओं के खिलाफ बदतमीजी होगी, अपराध होंगे, तो फिर अपराधियों को उसका हिसाब देना होगा। सुनिए। और उन लोगों को बेनकाब करने के लिए आज सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। उत्तर प्रदेश में अगर कोई लड़की को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान अभी हमने आपको सुनवाया। सौरभ जी, सवाल यह है, क्या एनकाउंटर एकमात्र इलाज है? योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति का यह एकमात्र सोल्यूशन है जिसके वजह से ही उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुए? नहीं, देखिए, अभी जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कानून अपने तरीके से कार्य कर रहा है। अभी जैसे आरजेडी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, आरएलडी के, कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं, देखिए, जो कानून है ना तो वो एसएन सिंह जी के हिसाब से काम कर रहा है, ना ही उनके हिसाब से काम करेगा। वो संविधान के हिसाब से जो जायज है वो कार्य करेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कोई भी अपराध करने वाला व्यक्ति अगर अपराध करके निकलता है तो उसका यमराज इंतजार। यमराज मतलब उसको कठोर सजा मिलेगी, और इतनी कठोर सजा मिलेगी कि उसका सारा जीवन जेल के अंदर सड़ जाएगा। और जब जीवन आपका जेल के अंदर सड़ता है तो आपका जीवन एक तरह से खत्म ही हो जाता है। उनके कहने का तात्पर्य था।
लेकिन आप ये देखिए अभी जो ये अभी जो बात आरएलडी के नेता कह रहे हैं, इंद्रजीत जी कह रहे हैं कि अपराधी करता है लेकिन उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है, तो क्या डर है कि इस मामले में भी, इस केस में भी ये स्ट्रिक्ट एक्शन देखने को मिलेगा और इन अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलेगा जिन्होंने छेड़खानी को अंजाम दिया और जिनके मैं 1 सेकंड 40 सेकंड इसी पर बोल रहा हूँ, 40 सेकंड में बता रहा हूँ। देखिए अभी जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से चैनल पर आपको एक धमकी भरे जल लहजे में कहा कि ये हम बॉयकॉट कर देंगे सब चैनलों का, आप भी उसी तरह से बात कर रहे हैं। यही अहंकार 2017 के पहले जो उत्तर प्रदेश के अंदर पल रहा था, जिसको लेकर के अपराधी पल रहे थे, उसी अपराध को बढ़ावा प्रियंका जी कुछ कह रहे हैं, प्रियंका गुप्ता जी कुछ कह रहे हैं। प्रियंका जी मैं जवाब फखरुल जी आ रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ एक सेकंड, पहले प्रियंका जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आ रहा हूँ। प्रियंका जी बस 10 मिनट में अपने जवाब दे देते हैं। नहीं, मेरी बात सुन ले। हाथरस की जब घटना हुई तो यही मुख्यमंत्री थे, कोई और मुख्यमंत्री नहीं था उत्तर प्रदेश में। और मैं पूछना चाहती हूँ उसमें क्या नजरिया था, उसमें क्यों नहीं उन्होंने ऐसा कहा? प्रियंका जी देखिए, आप तो वहाँ सरकार में उत्तर प्रदेश में बहुत समय से। प्रियंका जी ये सवाल पूछ रही हैं कि ये बुलडोजर कब चलेगा इनके घर पे? आपसे पूछ के तो नहीं चलेगा। आप क्या उनको समर्थन करती हैं क्या अपराधियों को वहाँ की बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, समर्थन कर रही हैं? बड़े बड़े अपराधी जिन्होंने अतीक अहमद का भय था, मुख्तार अंसारी का भय था, जिन्होंने एक वातावरण बना रखा था भय और माहौल का, अगर उनको योगी जी खत्म कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? संविधान के अंदर ही तहत कर रहे हैं ना। हाई कोर्ट है कि नहीं उत्तर प्रदेश में? देश है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं देश में? ठीक है, मैं ये सवाल लेकर एसएससी जी के पास जा रहा हूँ, एक एक करके। एसएन सिंह जी सवाल ये है, प्रियंका जी एक सेकंड, प्रियंका जी एक सेकंड, आप यहाँ बैठ के मुख्यमंत्री के सवाल का जवाब आपको योगी जी दे रहे हैं, उसमें कानूनी कार्रवाई की गई है। आप एसएन सिंह जी सवाल अब ये है अपराधियों का हाल कि इन अपराधियों के घर पर बुलडोजर कब चलेगा? आपको बढ़ा रखा आपने। देखिए बड़े अच्छा सवाल है विवेक जी, आपका मैं कह रहा हूँ। हमसे सवाल वो कांग्रेस पूछ रही है जो कसाब को भटका हुआ बताती है, जो कश्मीर में हत्या आपके पास वापस आ रहा हूँ, वेट कीजिएगा थोड़ा। हत्या करा के, जो सिखों की हत्या करा के एक विधवा कॉलोनी बनाने का कार्य करती है। मैं जिम्मेदारी से आपके चैनल पर बता रहा हूं कि कोई भी किसी पे भी बुलडोजर गैर संवैधानिक नहीं चलेगा। अगर आप किसी गरीब की मकान पर जबरदस्ती कब्जा किए हैं, अतीक अहमद ने स्वयं कहा कि हमारे घर पे बुलडोजर चलवाने के 2 कारण थे, एक तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी और एक कांग्रेस। अगर कांग्रेस शुरू में ही अतीक अहमद को दोषी करार देती या उनको माननी बनाने का कार्य नहीं करती, समाजवादी पार्टी के लोग माननी बनाने का कार्य नहीं करते, तो महिलाओं के साथ दुष्कर्म नहीं करते, वो गरीबों की जमीन नहीं कब्जा करते, तो निश्चित तौर पे जो भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है वो गैर कानूनी नहीं, कानूनी कार्रवाई। और जनता के बीच में विवेक जी, जनता के बीच में हम बुलडोजर लेकर गए थे 2022 के चुनाव में। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते हुए कहा अपराधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए, जनता जनार्दन होती है। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के मित्र से, 700 दंगे होते हैं उनकी सरकार में, 700, जिसमें कानपुर का दंगा, मेरठ का दंगा, बुलंदशहर का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा और बरेली के दंगे का मुख्य कारण यही था, एक विशेष धर्म के लोग एक धर्म के लड़कियों को टारगेट करके, चिन्हित करके उनके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई वर्ण नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, और जो भी गलत कार्य करेगा, गोरखपुर में अभी बुलडोजर चला, सीधा सवाल समाजवादी पार्टी से मैं फखरुल जी के पास जा रहा हूं, देवरिया में चला, आजमगढ़ में चला। और मैं कह रहा हूं, आप देखिए आनंद सेन यादव, मनोज यादव, विजय मिश्रा, कैलाश चौरसिया, महबूब अली, राममूर्ति वर्मा, तमाम गायत्री प्रजापति, मुख्तार अंसारी, नाहिद हसन, इरफान सोलंकी, बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम है। एक चाचा योगेंद्र यादव और रामेश्वर यादव के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गए थे, तो भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति वर्ण नहीं देखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे एक पत्रकार बंधु ने बहुत अच्छी बात कही कि कोर्ट है सबके ऊपर। अगर आपको लगता है आप कोर्ट की शरण में चले जाइए कि सरकार गलत कार्य कर रही है, पहले की सरकार गलत कार्य करती थी, पूछ लेता हूं मैं अतीक अहमद को माननी बनाने का। फखरुल जी जवाब दे रहे हैं, प्रियंका जी एक सेकंड वेट कीजिएगा, एक एक करके। देखिए बरेली में एक अधिकारी दंगा रोकने का काम करता है,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार घंटों में उसका ट्रांसफर कर देती है। ये कहते हैं कि माननीय बनाने का काम करते हैं। अरे साहब, आपके विधायक तो मंच से कहते हैं कि उत्तर भारत के एक माफिया वो 10 करोड़ रुपया चंदा देता है आपको चुनाव लड़ने के लिए, और कौन कौन से माफिया आपको चंदा देते हैं उसकी भी लिस्ट जारी कर दीजिए। तो एक ही है। दूसरी बात, आप माननीय किसको बना रहे हैं? वाराणसी वाले जो माफिया हैं उनका परिवार माननीय किस दल में है? कौन से उनके परिवार के चाचा भतीजे पत्नी माननीय बनाए हुए हैं? उनके भी तो नाम बताते चलिए। जौनपुर वाले क्यों माननीय बनाए हुए हैं? और दूसरी बात देखिए, ये सहूलियत की भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। हम महिला मुद्दों की बात कर रहे थे, महिला पे ही आज चर्चा कर लेते। लखनऊ के थाना में एक दरोगा जवाब ले लीजिए फखरुल साहब, उस पे भी जवाब ले लीजिए। 40 साल से आपराधिक इतिहास है, 40 साल से आपराधिक इतिहास है। अगर जौनपुर बनारस कहीं भी जोड़ेंगे, 40 साल में आपकी सरकार ने क्या किया? आपकी सरकार ने सिल्ली के अपराधियों को छोड़ने का कार्य किया। आपकी सरकार ने जो वाराणसी में, कानपुर में, मेरठ में, रामपुर में विस्फोट की घटना को अंजाम दिया, उसको छोड़ने का कार्य किया, और हाई कोर्ट दोषी करार देता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधी नहीं पले पड़े हैं, ये अपराधी सब आपकी तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, एसएन सिंह जी उनका जवाब पूरा हो लेने दीजिए, उसके बाद फिर काउंटर कीजिएगा। फखरुल जी को पूरा बोल लेने दीजिए एक बार। फखरुल जी, देखिए, सिंह साहब को, इनकी पूरी पार्टी को चुनौती देता हूं मैं। अभी ये बैठे हुए इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूं 10 करोड़ रुपया चंदा आपको मिला था, नहीं मिला था? उत्तर भारत के माफिया ने दिया था या नहीं दिया था? आपके विधायक ने मंच से खड़े होकर कहा है ना। और कितना चंदा आपने किस किस माफियों से दिया है उसकी भी लिस्ट जारी कर दीजिए। आप लोग तो गुंडे माफियाओं से चंदा लेते हो चुनाव लड़ने के लिए, उनका समर्थन लेते हो, लेकिन यहाँ बैठ के आप सुशासन की बात करते हो, अपराधियों की बात करते हो। अरे एडीआर की रिपोर्ट क्या है? कभी एडीआर की रिपोर्ट देखिएगा तो आपके गिरबान में झांकना पड़ेगा आपको। एडीआर की रिपोर्ट देखिए, फिर हम समाजवादियों से बात कीजिएगा। मैं तो अपनी बात कर रहा था कि उत्तर प्रदेश की, हम लोग आज अपनी बहनों की, महिलाओं की बात कर रहा हूँ। एक सिपाही के साथ जो ट्रेन में हुआ वो एक हादसा था, दूसरा एक दरोगा, वो एक महिला सिपाही के साथ छेड़खानी करते हैं, वो अलग बात है कि दरोगा के खिलाफ जांच बैठा दी गई, वो निलंबित हो गए। ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहाँ थानों में मां बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, घरों में सुरक्षित नहीं है, ट्रेन में सुरक्षित नहीं है, बस में सुरक्षित नहीं है, सड़क पे सुरक्षित नहीं है। लेकिन अगर इनसे एसएन सिंह साहब से पूछ लो तो अभी बड़ी बड़ी बातें महिला सुरक्षा को लेकर कर देंगे। मुकदमे लिखे नहीं जा रहे हैं। इनके सांसदों के खिलाफ, इनके नेताओं के खिलाफ अगर कोई आरोप लगा दे तो उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर धरने पे बैठना पड़ेगा, फिर भी इंसाफ नहीं मिलेगा। चार्जशीट फाइल हो जाएगी लेकिन कोई जेल नहीं जाएगा। चार्जशीट के बाद पुलिस का बयान आएगा कि साहब वो उनके खिलाफ आरोप तो है, उनको छोड़ा तो नहीं गया है, लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं। देखिए, ये जो सिंह साहब का सहूलियत की राजनीति, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये सहूलियत की राजनीति करते हैं। कौन सहूलियत की? ये बड़ा अच्छा टर्म निकाल कर आपने दिया, सहूलियत की राजनीति कौन कर रहा है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने दिया है कि सहूलियत की राजनीति। सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सौरभ जी, फखरुल साहब कितना अच्छा भाषण दे रहे हैं अपराध के ऊपर। अभी इनको 1 घंटा और बोल दिया जाए तो 1 घंटा और भाषण दे लेंगे, लेकिन ये जब उसको लागू करना होता है, इन्हीं नीतियों को आपको जब लागू करना था, तो जब आपकी सरकार थी, जिस समय अपराध का बोलबाला था, जिस समय एक विशेष समाज के वर्ग को आपने पाला और पोसा और समाज के अंदर विद्वेष फैलाया, उस समय आपको ये कहा, आपका भाषण कहां चला गया था? उस समय आपका ज्ञान कहां चला गया था फखरुल साहब का? क्या आप एक बताइए, बसपा ने क्या बोला था? चढ़ गुंडों की छाती पर वोट लगाओ हाथी पर। ये भाजपा ने थोड़ी ना बोला था, ये तो मायावती ने बोला था और सरकार में चुन करके आई वो। तो आप ये देखिए कि जब आपके ही में एक मुखिया, अब चूंकि वो स्वर्गीय हो गए, लेकिन एक कोट किया था उन्होंने रेप पर कि बच्चों से गलती हो जाती है, वो किसका बयान था? इस तरह से किस अपराधियों को बढ़ावा मिलता है? आप अपराधियों को जब बढ़ावा देने का कार्य करते हैं, वहां से अपराध फलता और फूलता है। उसी फलते फूलते अपराध को योगी आदित्यनाथ जी 2017 के बाद से खत्म करने का कार्य कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, 23वें स्थान पर है उत्तर प्रदेश। आप अपराध का आंकड़ा उठा करके देखिए, उत्तर प्रदेश का 23वें स्थान पर है, और जब आपकी सरकारें थी तब उसका स्थान था 8वां और 9वां। तो आज इस स्थिति में जब पहुंच गया उत्तर प्रदेश, तो आपको तकलीफ हो रही है। आप बहन बेटियों की बात कर रहे हैं, जितने रेप केस पर आपके मंत्रियों का बयान आता है, आप क्या बोलेंगे? आप केवल एक एक करके इंद्रजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद एसएन सिंह जी आ रहा हूं आपसे जवाब लेने के लिए। इंद्रजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर एनकाउंटर की कार्रवाई अगर हो रही है, अगर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, महिला अपराध में कमी आई है,
तो फिर क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए? और क्या अंबेडकर नगर वाली घटना पर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? इंद्रजीत जी कुछ कह रहे हैं। इंद्रजीत जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हल्ला जो कट रहा है, जो डिबेट का मुख्य आधार था कि ये अपराध कैसे रुके और हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय ना हो, उसमें तो हुआ नहीं। कोई आदमी दूसरे की गलतियां निकाल रहा है, कोई अपनी तारीफ कर रहा है। मेरी बात को आपने एक हवा में और एक हल्ले में ख़त्म कर दिया। मैं आपसे कहना चाह रहा था, प्रैक्टिकल बात यह है कि शुरुआत जहाँ जब कोई पहला कंप्लेंटेंट आदमी थाने में चौकी पे पहुंचता है, अगर इमीडिएटली उसको रिएक्ट किया जाए, इमीडिएटली उसको फर्स्ट पारदर्शिता पे उसके ऊपर कदम उठाया जाए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इतने बड़े अपराध, आप ये कह रहे हैं एनकाउंटर और बुलडोजर से ये अपराध कब नहीं होने वाले हैं, कंट्रोल नहीं होने वाले? मैं आपको बताऊं, जब तक आप नस नहीं पकड़ेंगे कि शुरुआत कहां से हुई है, आप एनकाउंटर बाद में, जब आपको लगेगा कि आपके पास कोई परिवार का आदमी, कोई बहन बेटी की कंप्लेंट लेके गई, आपने उसको सीरियस होके उसी को वहीं दबा दिया और वहीं उसको उभरने नहीं दिया, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप अपराध करिए, आप बुलडोजर चलाइए, जो कानून कहता है, कानून के बीच में हम अपना रोल अदा करना नहीं चाहते। लेकिन मेरा कहना ये था कि एक, जैसे पुरानी कहावत है, एक पाव मांस के लिए पूरा बकरा हलाल ना करा जाए। मैं उस तथ्य का आदमी, मैंने कहा कि जो गलती करता है उसको सख्त से सख्त ऐसी सजा दी जाए कि नाजिर बने, कि अड़ोस पड़ोस वाला क्या पूरे प्रदेश में कोई ऐसी दोबारा हिम्मत ना करे। लेकिन आपको फर्स्ट स्टेप पे कंसीडर करना पड़ेगा, आपको शुरुआत में ये चीजें दबानी पड़ेंगी जिससे कि अपराध ना बढ़े। आप एक अपनी गलती को छुपाए दूसरे की। ठीक है, मैं एसएन सिंह जी के पास आ रहा हूं। एसएन सिंह जी, देखिए, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा। मैं अपने मित्र को कहना चाहूँगा कि हम पॉजिटिव ही डिबेट कर लेते हैं। आज पूरे दुनिया का एक परिदृश्य बदल गया है, सभी लोग एक तरह से पत्रकार हो गए हैं, सबके पास मोबाइल है और सरकार वेबसाइट जारी किया हुआ है कि आप ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और तमाम लोगों को। पहली बात। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सभी थानों में एक महिला हेल्प डेस्क होना चाहिए, जिसको पूरा कर लिया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, जिसको पूरा कर लिया गया है महिलाओं, ताकि महिला अपराध में कमी आ जाए। तीसरी बात, न्याय शास्त्र का ये विधान कहता है कि अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, जो अच्छा कार्य कर रहा हो तो पुरस्कृत हो। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी सरकार ये कार्य कर रही है। और दो एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं अपने समाजवादी पार्टी के मित्र को। पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा कि धारा 144 लगा हो और 500 असलहों के साथ 5 दिन तक 27 लोगों की हत्या की जाती हो। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में मुख्तार अंसारी ने मऊ में करने का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी अपराधी माफिया की लिस्ट बनाती है तो उसमें सुधाकर सिंह भी हैं, उसमें गुड्डू सिंह भी हैं, गब्बर सिंह भी हैं, उधम सिंह भी हैं, सुधीर सिंह, अभिषेक सिंह, बदन सिंह, योगेश, अजीत चौधरी, धर्मेंद्र, निहाल, राजन तिवारी, विनोद उपाध्याय, रिजवान जहीर, दिलीप मिश्रा, अनुपम दुबे, बड़ी लंबी लिस्ट है। कहीं कोई जाति धर्म बढ़, लेकिन मैं चुनौती देकर पूछना चाहता हूं, कि शिवपाल यादव, उमाकांत यादव, रमाकांत यादव, कमला यादव, दुर्गा यादव, राम प्रताप यादव, डीपी यादव, जोगेंद्र यादव, दीप नारायण यादव, गुलशन यादव, राम यादव, इन पर क्या कार्रवाई आपने किया? आपने क्यों नहीं कार्रवाई किया मुख्तार अंसारी के ऊपर, जब 5 दिन तक धारा 144 रहते हुए ऐसा कार्य किया? जब बुलंदशहर में एक दुष्कर्म होता है, परिवार को बंधक बना के उसकी बेटी, उसकी बहन के साथ आबरू लूटे जाते हैं, एक एक करके सुन लेते हैं। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि एक एक करके सुनेंगे तो बात राजनीति है। निश्चित तौर पे इंद्रजीत ने बहुत अच्छी बात कही, इंद्रजीत जी की बात से मैं सहमत हूं। सबको मिलकर इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो ये बताइए, क्या अंबेडकर नगर में भी बुलडोजर गरजेगा? एसएन सिंह जी, क्या अंबेडकर नगर में भी बुलडोजर गरजेगा? बहुत आपने इसके पहले भी सवाल पूछा था, मैंने कहा बुलडोजर की कार्रवाई कहीं भेदभाव देख के नहीं, बुलडोजर की कार्रवाई विधि सम्मत होती है। अगर ये लगता है कि बुलडोजर की कार्रवाई कहीं विधि सम्मत नहीं हुई है तो कोर्ट के शरण में जा सकते हैं, और आवश्यकता लगा और कोई भी इसमें विधि सम्मत चीजें नहीं होंगी तो बुलडोजर की कार्रवाई होगी। जब एनआरसी पर और सीए पर पूरे देश में पत्थरबाजी हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कानपुर के छोटे दंगे पे कहा कि जो भी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा
हम उस पर बुलडोजर चलाएंगे, और जो सरकारी संपत्तियों पर नुकसान किया उस पर बुलडोजर चला। पारदर्शिता देखिए, अगर माइक हटाने का कार्य किया जाता है तो सभी धर्मों के लिए किया जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, धर्म नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता को लगता है ऐसी सरकार चाहिए जो धर्म देखकर नहीं, चूंकि अपराधी की जात नहीं होती है, अपराधी किसी भी बहन बेटी के साथ वही कर्म करेगा जो किसी दूसरे धर्म वाले के साथ करेगा। प्रियंका गुप्ता जी, अपराध पर एक्शन होता है अगर आवश्यकता पड़ी, ये कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। तो सवाल ये कि सहूलियत की राजनीति कौन कर रहा है? मैं इनसे यहाँ ये पूछ रही हूँ कि आज यहाँ डिस्कशन किस बात पे हो रहा है? एक पिता ने अपनी बच्ची को खो दिया और हम यहाँ कसीदे पढ़ रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने ये कर दिया, इतने अपराध को कम कर दिया। अरे आपके सामने अपराध हो गया और उसके बाद आप उनका पिता ये कह रहा है कि अगर उन्होंने मेरी बात सुन ली होती, जो कंप्लेन हम कर रहे थे, कि तो वो सौदे वहां से चले जाते। अगर पुलिस की कोई एक, अरे बहन जी यही तो पूछा जा रहा है कि राजस्थान में मंत्री कहा, राजस्थान के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपराध कम करने में कम हो रहा है। यही तो आपसे पूछा जा रहा है, आप इस चैनल पे बोल ही नहीं पा रही बहन जी, आप जवाब देने लायक ही नहीं कि आप राजस्थान की बहनों के बारे में कहें। यही तो पूछा जा रहा है कि आप राजस्थान पे क्यों नहीं बोल रही हैं? वहाँ की बहनें दया की भीख मांग रही हैं, वहाँ की दलित बहनें दया की भीख मांग रही हैं। किस मुंह से आप चुनाव में राजस्थान में जाएंगे? सवाल सुनिए पहले, मैं यहाँ ये सवाल पूछ रही हूँ। अरे भैया आपसे सवाल पूछूं तो चुप हो जाऊं? अभी तो एंकर ब्लैक लिस्टेड हो गए, अब कुछ दिन के बाद आप जनता को भी ब्लैक लिस्टेड कर दीजिए। एंकर ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे, फिर एसएन सिंह ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे, फिर जनता को भी ब्लैक लिस्टेड कर दीजिए। कमजोर आदमियों को तो दिल्ली में सब लोगों ने तंदूर कांड किसके कालखंड में हुआ था? तंदूर कांड किसके कालखंड में हुआ था? हजारों लाखों महिलाएं जो थी, जो हमारे सिख भाई थे, उनकी हत्या किसने किया? सिख बहनों की आबरू को लूटने का कार्य किसने किया? 25 लाख हिंदू मुसलमानों का बंटवारे के समय में हत्या कराने का कार्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो सब कांग्रेस का चरित्र है ना। ये हालत है आपकी भारतीय जनता पार्टी सरकार की, इसका चाल चलित चेहरा पूरे देश ने देखा। आज मेरा आपसे सवाल है, क्या अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता होगा तो क्या इनकाउंटर होगा? जवाब दीजिए, बैठते हैं यहाँ पे एसएन सिंह जी, सवाल पूछ रही हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई भी होगा, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हुआ तो नहीं आज तक ये एंडरसन को विदेश भेजने का कार्य नहीं होता है। एंडरसन को भोपाल में बहनों की इज्जत आबरू के बाद जिस तरह भेजा जाता है वो कार्य नहीं होता है। कश्मीर में बहनों की जब आबरू लूटी जाती है तो उस समय कांग्रेस की बोलती, कांग्रेस की एक ट्वीट दिखा दीजिए, कांग्रेस का एक बयान दिखा दीजिए पश्चिम बंगाल पर, कांग्रेस का एक बयान दिखा दीजिए झारखंड पे, कांग्रेस का एक बयान दिखा दीजिए छत्तीसगढ़ पे। क्या दिल्ली में 36 टुकड़े होते हैं तो कांग्रेस का बयान नहीं आना चाहिए? यही तो विवेक जी भी पूछ रहे हैं, यही देश की जनता पूछ रही है, यही एसएन सिंह भी पूछ रहे हैं कि बहनों की मेरा आप दोनों प्रवक्ताओं से एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। मेरा आप दोनों प्रवक्ताओं से ये सवाल है, मेरा सवाल ये हसन चांद साहब से भी है कि क्या राज्य देखकर महिलाओं की सुरक्षा डिसाइड होगी? अब आप राजस्थान की बात कीजिए, वो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, ऐसा कब तक चलेगा? इस देश में हम कलेक्टिव डिसीजन क्यों नहीं ले सकते हैं? कोई एक ट्वीट बिहार पे दिखा दे ये लोग। मैं एक सेकंड में आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। फखरुल जी बोल रहे हैं, उसके बाद में आ रहा हूं एसएन सिंह जी, उसके बाद में आ रहा हूं इंद्रजीत जी, आपके पास भी आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी देश में कहीं भी महिलाओं के साथ अत्याचार होगा वहां अपनी बहन के साथ खड़ी है, चाहे वो राजस्थान का मामला हो, छत्तीसगढ़ का मामला हो, और चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, या कांग्रेस शासित आंध्र प्रदेश या दूसरे राज्यों की सरकारें हो, या मणिपुर का मामला हो, उत्तर प्रदेश का मामला तो दीजिए, अपना बयान तो दिखा दीजिए, अपना बयान दिखा दीजिए, अपना बयान दिखा दीजिए राजस्थान पे। किस पे चाहिए? राजस्थान पे चाहिए, अपना बयान दिखा दीजिए राजस्थान पे। अखिलेश यादव जी का बयान दिखा दीजिए राजस्थान पे। मेरी तो यही चुनौती देता हूँ आपको। पश्चिम बंगाल पर दिखा दीजिए, दिल्ली में 36 टुकड़े हुए, आप बयान दिखा दीजिए, दिल्ली के 36 टुकड़े पे बयान दिखा दीजिए, आप बयान तो दिखा दीजिए। एक एक करके देखिए, मैं तो क्या रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, कभी भी बोला जा सकता है। सुनिए मेरी बात, सुनिए एक एक करके। एसएन सिंह जी प्लीज, एसएन सिंह जी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। फखरुल जी सुनिए, फखरुल जी सुनिए, फखरुल जी सुनिए, फखरुल जी आप अपना जवाब दीजिएगा, सुनिए ना मेरी बात में क्या कह रहा हूँ। वैसे भी आजकल बड़ा खतरनाक टाइम चल रहा है, अब एंकर्स क्या रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं,
नहीं तो पता चले लिस्ट में नाम आ गया। हम तो आपको भी रिक्वेस्ट करेंगे, उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे, दोनों तरफ से लिस्ट आते हैं आजकल। तो कहीं से किसी लिस्ट में आ गया नाम तो फिर घर बार कैसे चलेगा, रोजी रोटी का सवाल हो जाएगा। फखरुल जी अब जवाब दीजिए, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा एक एक करके बात करें। देखिए राजस्थान के प्रतापगढ़ में जब वो घटना घटित हुई तो समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले उस घटना की निंदा की, और मैं स्वयं, मुझसे जब मीडिया ने इस घटना पे रिएक्शन मांगा तो सबसे पहले सुबह उठ के मैंने इस घटना की निंदा की और मैंने बयान दिया था। और सिंह साहब, और वो सब रिकॉर्ड पे होता है, मैं सारी मीडिया को भेजता हूँ, इस चैनल के पास भी हमारा वो बयान होगा। इसलिए ये मत बताइए कि हम लोग किसी राजस्थान में महिलाओं को अलग देखते हो, उत्तर प्रदेश में अलग देखते, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सबके साथ करें, सहूलियत की राजनीति आप करते हो। जैसे आपने माफियाओं की लिस्ट अभी गिनवाई, लेकिन जो चंदा देने वाले बनारस के माफिया थे उनका नाम आपने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो आपको 10 करोड़ रुपया चंदा देते हैं। जौनपुर वाले का आपने नाम नहीं लिया, माफियाओं की लिस्ट में आपने उनका नाम नहीं लिया। भाई ये सहूलियत की राजनीति क्यों करते हो भाई सिंह साहब? आप जब आपको मौका मिलेगा चंदा देने वाले माफियाओं का, उनका हटा दो, इनका हटा दो, इनका नाम नहीं लेना है। इनसे चुनाव में हमें सीट मिल जाएगी, उनके परिवार को माननीय बना दो। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी इसी वजह से कानून व्यवस्था नहीं सुधर रही उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरी नहीं है, वो पटरी पर नहीं है। जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उसमें सुधार कैसे करेंगे? इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के मित्र से इस बात को कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, महिलाओं की सुरक्षा हो, यहाँ माँ बेटी सुरक्षित रहे, इसके लिए काम कीजिए। लेकिन उसके लिए पहले ये स्वीकार कीजिए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो बेहतर नहीं है। और ठीक है, इंद्रजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इंद्रजीत जी से एक रिएक्शन लेके फिर मैं एसएन सिंह जी के पास आ रहा हूं, चूंकि उनकी सरकार है तो फाइनल कमेंट उन्हीं का बनता है, और वो बताएं कि बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी उत्तर प्रदेश में। इंद्रजीत जी पहले आपका जवाब। मेरे मित्र, मेरी बात कहने का अर्थ ये है, बीच में हम डिबेट में कई जगह भटक जाते हैं। मुद्दा केवल ये है कि हमारी बहन बेटी भारतवर्ष के किसी भी कोने में रह रही है, किसी भी जाति हो, किसी भी धर्म की हो, उसकी सुरक्षा हमारी अहम जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि उस हर महिला के ऊपर हमारे को अपनी माता और बहन का चेहरा नजर आना चाहिए, क्योंकि हमारी मातृशक्ति है। कहना यह है कि आपको ये सारे एनकाउंटर जो है, ये जितने भी हैं, ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। दहशत बहुत बड़ी चीज है। आप देखिए पुलिस वालों को 4 हाथ पैर नहीं होते हैं, उनकी वर्दी का खौफ होता है, और वर्दी का खौफ होता है, और एक वर्दी वाला 100 लोगों को अपने कंट्रोल कर लेता है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि अगर सरकार सीरियस है और मैं एसएन सिंह जी से फाइनल कमेंट लेता हूं जी, रोकना चाहती है एसएन सिंह जी, ये तो देखिए अफसोस की बात है, किसी और इस पर सवाल उठेंगे और आपकी सरकार को जवाब देना होगा। अंबेडकर नगर का ये हादसा काफी व्यथित करने वाला है, और न सिर्फ व्यथित करने वाला है एसएन सिंह जी, ये अपराधियों के अंदर इतनी हिम्मत की चलती साइकिल से दुपट्टा खींच लेना और लड़की की मौत हो जाना, ये हृदय विदारक है। इसको जितनी बार लोग चर्चा करेंगे उतनी बार तकलीफ होगी। सवाल यह है कि आखिर ऐसी घटनाओं पर संपूर्ण तौर पर लगाम लगाने के लिए क्या कवायद की जाएगी? देखिए विवेक जी, निश्चित तौर पे ऐसी घटनाओं पे लगाम लगाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार कार्य कर रही है। वो पूर्वत की सरकारें रही होंगी जो कार्य नहीं करती थी। पूर्वत की सरकारों में जब बुलंदशहर का दुष्कर्म हुआ तो लोग कहे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये सरकार कार्रवाई करने का कार्य करती है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे मित्र इंद्रजीत जी ने बहुत अच्छी बात कही। हम बहुत सारे ऐसे चीज़ों को ले आ रहे हैं कि आप शिकायत दर्ज कराइए, उस पर नहीं कार्रवाई होती है आप टैग कर दीजिए। मैं तो कहा आज सभी पत्रकार हैं, आज सोशल मीडिया है, आप उस पर डाल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की मेरे पास समय इतना ही था, सीमित समय है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। लेकिन आज हमें यह सोचना होगा कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या सिर्फ पुलिस वालों की है, क्या सिर्फ उन लोगों की है जो कानून के रखवाले होते हैं? क्या हमारी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या हमारे आसपास के लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या हर एक भारतीय की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी हम सभी को लेनी होगी। डिबेट में फिलहाल इतना ही, जल्द लौट रहे हैं बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।